अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हनान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो बहुत गर्म हो चुका है और जो कहा जाता था कि गुज़श्ता दिनों के अंदर महकमा मौसमियात की जानिब से 2 से 3 दिन के लिए बारिशों की पेशनगोई की गई है, लेकिन फैसलाबाद शहर के अंदर तकरीबन 3 दिन पहले सिर्फ एक रात को ही बारिश हुई। उसके अगले 2 दिन जो है वो सूरज भी यहाँ आंखें दिखाते रहे शहर फैसलाबाद को, और आज भी गर्मी जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत हाल होगी, क्या बारिश के कोई इम्कान हैं या नहीं, और आइंदा 24 घंटों के लिए शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, क्या बारिश के कोई चांसेस होंगे, हवा कितनी रफ्तार से चलेगी, और इसके साथ साथ बादलों का राज होगा शहर पे या नहीं होगा, ये आज हम जानेंगे अपने स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। फसी हैदर हमारे साथ मौजूद होंगे। फसी, बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर फैसलाबाद के मौसम की? जी बिल्कुल, हर गुजरते रोज़ के साथ शहर फैसलाबाद का जो मौसम है वो गर्म होता दिखाई दे रहा है और जो दर्जा हरारत है उसमें भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दोपहर के औकात में गर्म हवाएं भी जो है वो भी चलते हैं, जिन्हें आम जुबान में लू कहते हैं। जहां तक दर्जा हरारत है, तो दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से कम दर्जा हरारत 27 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी की तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब 43% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है और दिन का आगाज़ ही जो है वो गर्मी से हुआ है और आज सारा दिन जो मौसम है वो गर्म और मरतूब रहेगा। जबकि महकमा मौसमियात का मज़ीद ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का किसी भी किस्म का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। जी बहुत शुक्रिया फसी, आप सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसे कि आपको पता है कि मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन संगीन होती चली जा रही है। इसकी वजह से इकनॉमिक प्रेशर भी पड़ रहा है और आम आदमी जो है उसे भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो पाकिस्तान की मईशत भी स्टेबल होगी। अनस्टेबिलिटी की वजह बहुत सारी हैं, कोई एक को अगर हम कहें कि एक होगी, बिल्कुल ये चेन रिएक्शन है जो कि चलता ही जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ जो हाईकोर्ट की जानिब से जितने भी नेशनल असम्बली के पीटीआई के जो इस्तीफे दिए गए थे और वह स्पीकर ने उन इस्तीफों को मंजूर कर लिया था, इसके फैसले को भी कलअदम करार दिया। अगर आप दोबारा ये असम्बलीज के अंदर जाते हैं, क्या सूरत हाल इख्तियार करेंगे, क्योंकि राजा रियाज जो हैं वो अपोजिशन लीडर भी हैं। तो इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आज हम जानेंगे। हमारे जो आज के गेस्ट होंगे उनके साथ मैं आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ जफर डोगर साहब मौजूद होंगे जो कि ब्यूरो चीफ हैं सिटी 41 के, और हमारे उस्ताद भी हैं। सर, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे मोस्ट सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान गुज्जर साहब भी मौजूद हैं। तो गुज्जर साहब, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। सर, जफर की तरफ चलेंगे और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप, जो मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं बड़ी अनस्टेबल है, और अनस्टेबिलिटी कुछ इस तरह की है कि रोजाना कोई ना कोई खबर ऐसी आपको सुनने को मिल जाती है जिससे लगता है कि अब सूरत हाल मजीद संगीन हो जाएगी। आने वाले दिनों को आप अपनी सियासी नज़र से कैसे देखते हैं? शुक्रिया हनान, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया और ये बिल्कुल दुरुस्त बात की कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये किसी भी मुल्क के लिए एक जहर कातिल होती है। आपका सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो लाजमी तौर पर मुआशी अदम इस्तेहकाम की तरफ जाता है। जी जी। और मुआशी अदम इस्तेहकाम का मतलब ये होता है कि लोगों की ज़िंदगियों में उसके बहुत बुरे मनफी असरात आने होते हैं, जो हम देख रहे हैं आजकल। इसकी एक तवील तारीख़ है कि किस तरीके से जब इमरान खान साहब ने IMF के पास लेके गए और फिर जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई तो फिर उन्होंने इस बात को मुनासिब समझा कि जल्दी जल्दी इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए रिलीफ दें, और पेट्रोल जो इन्होंने मुआहदे किए थे उसके मुताबिक महंगा नहीं किया। तो वो सारा कुछ फिर आने वाली हुकूमत को करना पड़ा, क्योंकि IMF के साथ जो आपका मुआहदा था अगर उसको फुलफिल नहीं करते तो बाकी दुनिया फिर आपका साथ नहीं दे सकती थी। आज भुगत रहे हैं उसका नतीजा, बहुत महंगाई हो गई। और आज जो ताज़ा पॉलिटिकल सिचुएशन है वो ये है कि कल लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया कि अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने का जो हुक्म था
जो इनके इस्तीफे मंजूर करने का फैसला था स्पीकर कौमी असम्बली का, उसको उन्होंने कलअदम करार दिया और कहा कि दोबारा अरकान असम्बली को सुनकर फिर फैसला करें। तो मैं समझता हूं कि अगर तो ये किसी डील का नतीजा है, कोई पॉलिटिकल डील होने जा रही है कि आप दोबारा पार्लियामेंट में वापस आएं, फिर तो शायद ये स्पीकर साहब इनके इस्तीफे इनकी मर्जी के मुताबिक वो वापस ले लें, इनको करने दें और ना मंजूर करें। अदरवाइज इस तरह की सिचुएशन में इस तरह के फैसले जो हैं वो इतना ज़्यादा असर नहीं डालते जितने इस वक्त अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने हैं। यहाँ जो इस तरह का फैसला आना है स्पीकर के लिए बाइंडिंग नहीं, क्योंकि हतमी अथॉरिटी वो हैं इस्तीफों का फैसला करने के हवाले से। तो मैं समझता हूँ अभी इसके पीछे ढूंढना पड़ेगा कि क्या कोई कहीं किसी सतह पर कोई मज़ाकरात चल रहे हैं, जो कि इस वक्त मुमकिन नहीं लग रहे। इम्कान तो मौजूद होता हर वक्त किसी भी चीज़ का, लेकिन जिस हद तक पार्लियामेंट और अदलिया और जिस हद तक हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई ये एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ऐसे में मज़ाकरात का बज़ाहिर कोई इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि मगरब जो है वो अपना वज़न इमरान खान के पलड़े में डाल रहा है। और वो मगरब, वो अमेरिका जिसके बारे में वो कहा करते थे हम कोई ग़ुलाम हैं, वो इनकी मदद को आ गए और वो इस वक्त रोज़ उनका ज़ल्म खलीज़ात बयान देता है। पूरी कैंपेन शुरू कर दी उसने। अब इनको कहना चाहिए ना कि भाई आप कौन होते हैं, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स, आप जाएं अपना काम करें, हम कोई आपके ग़ुलाम हैं, हम खुद अपने मामला निपटा लेंगे, संभाल लेंगे। लेकिन इतनी आला ज़रफ़ी, इतनी आला अखलाकियात, सियासी अखलाकियात कहाँ? फिर वो चीज़ें सारी, वो जो ताने मिलते हैं कि पता नहीं किसकी डोरियाँ कहाँ से हिलती हैं, कौन किसके एजेंडे पे है, कि पाकिस्तान जो इस वक्त, क्योंकि ये बहरान समझने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान अमेरिकी ब्लॉक से निकलकर चीनी ब्लॉक की तरफ जा रहा है। ये इस वक्त ये जंग इस मरहले पर खालिस्तान सिर्फ हमारे आर्मी चीफ को टारगेट किया जा रहा है। आप देखें पूरी दुनिया में एक उनको मनफी रोल के तौर पर, मनफी करैक्टर के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। हमारा रिकॉर्ड गवाह है कि हमने फ़ौज के सियासत में हिस्सा लेने की हमेशा मुखालफत की है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आलमी ताकतें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ इस तरह का महाज बनाएं और हम खामोश खड़े। वो पार्टी जिसकी हमायत में वो महाज बना रही हैं और उनकी पार्टी भी उसमें शामिल हो, उसकी हमायत नहीं की जा सकती। इनको अपने मामला खुद निपटाने चाहिए, वरना फिर ये बहरान और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और अक्टूबर में वेट करें इंतखाबात का, इतनी क्या क़यामत आ गई थी सर। एब्सोल्युटली नॉट कहाँ गया? हाँ जी, वो आपको रिवर्स हो गया था। उन्होंने कहा था नहीं वो अमेरिका ने नहीं, वो बल्कि वो मौसम नकवी ने गिराई थी हुकूमत। सर आजकल तो मतलब वो गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर भी गई थी जमाम पार्क में, ये कैसी मंतक है आपके यहाँ कि सिर्फ 4 पुलिस वाले आके अंदर तलाशी लें, बाकी नहीं आए भी? तो मतलब मैंने नहीं देखा कि कोई भी गवर्नमेंट अपोजिशन के साथ या जो बंदा इतने तोड़फोड़ के अंदर शामिल हो, उसके साथ फिर भी मुज़ाकरात करके उसके घर में जाके तलाशी लेने के लिए उसकी मर्जी के मुताबिक चीज़ें कर रही हो। इसके बावजूद भी इमरान खान तैयार नहीं थे तलाशी देने के लिए। देखिए बात यह है कि हमारे तो कान पक गए थे ये सुन सुन के कि एक दो नहीं एक पाकिस्तान, दो नहीं एक कानून, सबके लिए एक जैसा कानून। तो ये वो जो जिसके बारे में गाली दे के उन्होंने कहा ना अवाम कोई फलां है, ये बस वो उनके लिए कानून है, इनके लिए नहीं है। वरना क्यों ना तलाशी ली जाए जब आपके गवर्नमेंट कह रही है कि इस इलाके में ऐसे बंदे मौजूद हैं, दहशतगर्द मौजूद हैं, या वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया है। तो भाई आप कहते हैं नहीं है, तो फिर आप तलाशी दे दें, इसमें क्या हर्ज है? तो मतलब एक बगावत करनी है, एक लड़ना है, बस माननी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर वो कम से कम अपनी पूरी फिलॉसफी जो उनकी है कि एक पाकिस्तान, कानून सब के लिए बराबर, इंसाफ सब के लिए, सब बराबर, इक्वालिटी, इंसाफ, जस्टिस, वो कम से कम उससे दस्तबरदार हो जाएं अपनी 27 साल जद्दोजहद जैसे कहते हैं। फिर ये कहें कि नहीं ये सारी बातें तो ठीक हैं लेकिन ये इसमें से मुझे एक्सक्लूड कर दें।
लेकिन सर इससे एक बड़ी बुरी रिवायत कायम हो रही है कि जितने भी लोग इसको देखते हैं, कल को कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर 100 या 200 या 300 1000 बंदा इकट्ठा करके अपनी रिहाइशगाह पे खड़ा कर ले कि जितना मर्जी लोग मुझे गिरफ्तार करने आएंगे, इनकी जानें लेंगे तो मेरे तक पहुंचेंगे। वही है ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये मतलब कोई जवाब ही नहीं बनता यार। हम ये नहीं कह रहे, आप एक पॉपुलर लीडर हैं, अवाम बहुत बड़ी तादाद आपके साथ है, आपके जीतने के इम्कानात मौजूद हैं, आपको लीड करना है लोगों को, आपको रोल मॉडल होना चाहिए। आप जो कहते हैं, वो जैसे परवेज़ अली कहते होते हैं ना कि अपने लफ्ज़ों पे पहरा देना चाहिए था, तो अपने लफ्ज़ों पे पहरा दें, अपनी ज़ुबान उस पर कायम रहें। एक तसलसल होता है आपके बयानात में, आपकी सोच में, आपके ख्यालात में, आपके नज़रियात में। तो बीच में कहीं ठीक है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कहीं कहीं आप हालात के मुताबिक अपने आप को, नई चीज़ें जब आप पे वाह होती हैं, नए जब एक्सपोजर आपका होता है तो कई चीज़ों से आप बैकआउट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप कदम कदम पे एक दिन में 10 बार वापस आते हो, आप बात बात से फिरते हो, पीछे हट जाते हैं या मतलब, और फिर मुझे एक चीज़ समझाएं हनान, बस 1 मिनट चाहूँगा कि जब आप यार अपने दौर के बारे में, ये तो मुझे बाजवा ने कहा था, ये तो मुझे फलां ने कहा था, ये तो उसके कहने पे लगाया था, एक पूरी लिस्ट है जो इस तरह की बात करते हैं, वो ये तो मैंने फलां के कहने पे। फिर साथ ही साथ उनकी ये वीडियो भी सामने आती, वो कहते हैं कि जितने भी फैसले होते हैं मैं करता हूँ और तमाम फैसलों की जिम्मेदारी मुझ पर है। दोगली। और ये हो नहीं सकता कि मैं मतलब कोई मेरा ISI चीफ ऐसे कहे तो मैं उसको सैक कर दूंगा। तो डिस्कशन होती है लेकिन हतमी फैसला मेरा होता है। तो दूसरी तरफ वो कहते हैं नहीं ये तो फलां ने किया, तो फलां, भाई जो भी करवाए, यू वर द प्राइम मिनिस्टर और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कबूल करना पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। तो ये नहीं हो सकता वो जैसे कहते मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू, वो नहीं चलता। आपको सारे फैसले फिर मानने पड़ते हैं, आपके खाते में पड़ते हैं और आप उससे राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते और आपको ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि खान साहब बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे वो खामखा वो कर जाते हैं कि वो ज़रूरत नहीं होती, उस पर स्टैंड लेना चाहिए, उनको डिफेंड करना चाहिए अपने फैसलों को कि यस ये हमने किया और इसकी वजूहत ये थी, ये हमने किया इसकी ये वजह थी। और ज़ाहिर है इसके लिए फिर उनको अपने फैसलों को ही उसकी जस्टिफिकेशन तो देना पड़ेगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो असल में आगे जो लोग हैं ना, जो उनसे मुतासर हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो पढ़ते नहीं हैं, एनालाइज नहीं करते सिचुएशन को। देखना चाहिए, गौर करना चाहिए और अपने आप में एक तनकीदी शऊर पैदा करना चाहिए। आप सवाल कर सकें, वो दौले शाह के चूहे बन के नहीं आगे से सारा लाते जाना चाहिए। आप डिस्कशन करें, डायलॉग करें, सूरत हाल को समझें और कहें कि हमारा लीडर ठीक है, हम उसके साथ हैं। लेकिन जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि रहमान के बंदे तो वो हैं जो अल्लाह की आयतों पर ऊंधे मुंह नहीं गिरते। वो तो अल्लाह खुद चैलेंज दे कि आप सोचो, गौर करो, तुम गौर क्यों नहीं करते, तुम तदब्बर क्यों नहीं करते। बार बार अल्लाह ताला कुरान में भी गौर व फिक्र और तदब्बर की दावत देता है और ये गौर व फिक्र और तदब्बर ज़िंदगी के हर शोबे में रखना होता है, इसको सामने रख के चला जाता है। ये को जो गाय भैंस भेड़ बकरियां नहीं है अवाम, ये वाकई, लेकिन ये साबित आपने खुद करना है अपने तर्ज अमल से, बिल्कुल आप भेड़ बकरियां हैं या नहीं हैं, वरना तो फिर वो आप वही हैं जो फिर खान साहब दीन के पीछे लगे हैं बस। जो खान साहब कहते थे कि यार ये को वो हैं, तो फिर आप वही हैं। आप दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर वही हैं। दिमाग इस्तेमाल करने के लिए दिया अल्लाह ने। बाज़ लोग करते नहीं, कंजूसी करते हैं, वो कहते पता नहीं कम ना हो जाए, हालांकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल करें तो बढ़ता है। बिल्कुल सही बढ़ता है ना, तो इसको बढ़ाने की तदबीर करनी चाहिए, ना कि इसको ये फिक्र आपको लाहक रहे कि पता नहीं यार ये खर्च दिया तो पता नहीं पीछे। ये कोई खजाना उस तरह का नहीं होता कि कुछ पैसे पड़े किसी तिजोरी में, वो निकाल के खर्च करते हैं यार खत्म हो जाए, ये संभाल के। ये अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ बनाई इंसान को दी है जो जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही वो ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा, उतना ही बेहतर रहेगा, उतना बढ़ेगा। तो यही हना साहब आपके प्रोग्राम के तवसत से हर उस पॉलिटिकल एक्टिव, मुझे हमदर्दी है, यकीन करें उन लोगों से जो अपने लीडरों की खातर लड़ते मरते क्या कुछ करते हैं। लेकिन अब मुझे ये बताएं, जिन लोगों ने ये किया उनका लीडर तो फिर बैकआउट कर गया, उसने मजम्मत कर दी, ठीक है ना। पहले जस्टिफाई कर रहे थे,
अब मजम्मत कर दी, तो अभी तो वो और भी मजम्मतें करेंगे। तो और एक ने नहीं की, कईयों ने की। फिर कहाँ कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं आप, और ये क्यों मुतशद्दद होते हैं, क्यों लीडरों की खातर मरते जान देते हैं इस तरह के। हाँ, ये कहें कि हम सही मामलात में, दुरुस्त मामलात में आपके साथ खड़े हैं, आप हमें गलत कहें। एक तरफ आप डिसिप्लिन फोर्स के एहलकारों को, ये वो शहबाज क्या था, शहबाज गिल, वो डिसिप्लिन फोर्स के अहदेदारों को, हमारी मसल्ह अफवाज को बगावत पे उभार रहा था कि जी अनलॉफुल हुक्म ना माने फलां। और भाई वो तो फोर्स है, वो डिसिप्लिन फोर्स है। ये बात तो पॉलिटिकल पार्टीज में होनी चाहिए। आप अपने लीडर से कहें कि लीडर साहब हम आपकी सही बात मानेंगे, गलत बात ना कहें हमसे। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर कुछ गुफ्तगू चल रही थी ब्रेक से पहले, मैं चाहता हूं वहीं से आप कंटिन्यू करें। हनान, मैं एक बात आपको बड़ी मज़ेदार छोटी सी बात आपको बताना चाह रहा हूं, जो ब्रेक से पहले नहीं बता सका था। और आपको पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। जी सर, बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी हुई है कि झूठ से नफरत है। ये परसों की गालबन बात है, 2-3 दिन पहले मैं और बिलाल डोगर कहीं प्रोग्राम करने गए और वहाँ एक शख्स से मुलाकात हुई। वो रावी है, उसने कहा जी कि मैं और एक साबिक एमपीए जो मिनिस्टर भी रहा है पीटीआई का, और एक और शख्स, हम तीनों गए। एक यहाँ आरपीओ रहे हैं गुलाम महमूद डोगर साहब, वो पीटीआई के बड़े हामी थे ज़बरदस्त। ये तीन और चौथे वो, ये बैठे, पॉलिटिकल डिस्कशन हो रही उस दौर में। तो कहते कि गुलाम महमूद डोगर ने पूछा कि यार आप लोगों का विजन क्या है, करना क्या चाहते हैं, आपका प्लान क्या है। तो वो मिनिस्टर साहब जो रहे हैं पीटीआई के, उसने कहा जी, कहना जी डोगर साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग सानू ये कहा गया है, अब ये मैं पंजाबी में वो बात करेंगे, सानू ये कहा गया है कि अगर कोई तानू पूछे कि तुसी की करना, तुहाडा प्लान की है, नवाज शरीफ और जरदारी इस मुल्क के सब तो बड़े डाकू, चोर और डाकू ने। हर सवाल के जवाब चाहे कहना। वो कहते कि वहां बड़ा कहका लगा और कहता भाई यहां तो हम बैठे हैं आपस की बात है, कहते बाहर निकल के मैं फिर यही कहना। और आप और वो बात मेरे को दुरुस्त लगती है। आप कोई बात कर लें, ये मुल्क को खा गए, ये मुल्क को लूट के गए, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनके साथ नहीं बैठूंगा। अच्छा, और भाई आप करना क्या चाहते हैं? ये सबसे बड़े डाकू हैं, ये इसके सिवा क्या है प्लान? बाय द वे, खान साहब ने पहले 100 दिन का एजेंडा अपनी तकरीर में दिया था, जब इनकी पहली स्पीच थी। आज वो स्पीच निकाल के देख लें, बड़ा खूबसूरत एजेंडा था वैसे। तो वो कोई एक चीज जिस पे अमल हुआ, कोई एक, वो मेरा ख्याल 100 नुकाती पॉइंट था, या इससे कम से थोड़ी सी, कुछ भी नहीं। और फिर वो, अब तो इन्होंने मंशूर ही बदल दिया ना। अब तो उन्होंने मतलब मंशूर की तो बात ही नहीं होती, बयानियों की बात आ गई। बयानियां बड़ा आसान होता है, वोट को इज्जत दो, और ये जी कि हमको हकीकी आज़ादी, हकीकी आज़ादी लब दे रहो। क्या आज़ादी, कौन सी भाई, किससे आज़ादी? और प्लान दो, मंशूर दो, कौमों को, पार्टियों का मंशूर होता है। आप पूरा लिखें कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, आपको मंशूर देखा जाए, आप वो अमल हो ना हो पता तो चले आपके जहन में है क्या। पता हकीकी आज़ादी, जिस दिन वो जीत जाएंगे कहें मैंने आपको आज़ादी दिला दी। विजय साहब आप क्या कहेंगे? ये डोगर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये नारे जो हैं ये अवाम को, फिर अगर हम तनकीद करते हैं या असली चेहरा दिखाते हैं तो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद शुरू हो जाती है, लेकिन हकायक को कभी भी मजरू नहीं किया जाता। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? हनान, ये सर ने जो बात की है 2011 में जब वो उन्होंने बड़ा जलसा किया था, या जो 100 दिन का, तो अभी 2023 में जो उन्होंने जलसा किया उसमें भी वही चीज़ें थी
कि जब मैं हुकूमत में आया तो ये करूंगा। वही चीज़ें पुरानी तकरीरें उठा के देख लें, नई देख लें, वो एक ही बात है कि ये कुछ होगा, और जब वो हुकूमत में थे तो वो मतलब कुछ भी नहीं कर सके थे। तो ये एक बड़ा मसला है कि यहाँ पर आवाम जो है वो जज्बाती नारों से बड़ी जल्दी जो है वो मरगूब होती है। जब तक आवाम नहीं सवाल पूछेंगे, देखें नवाज शरीफ ने जैसे भी 2013 से 18 का दरमियान गुजारा, लेकिन 17 तक काफ़ी मुल्क जो है वो स्टेबल रहा था, या काफ़ी जो चीज़ें बेहतर रही थी। उसके बाद वो भी वोट को इज्जतों पे आ गए थे। उन्होंने अपनी जो डेवलपमेंट स्कीम्स या दूसरी तमाम चीज़ों से जो है वो अबाव हो के एक नारा अपना लिया, जिसका फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। तो इसी तरह से इमरान खान ने कुछ भी किया, वो ज़्यादा जो कामयाबियाँ गनवाने की बजाय वो अपने जो है वो जज्बातियत की जानब, क्योंकि ये कौम सुनना वही कुछ चाहती है, ये एक बड़ा मसला है। अब जो भी उसमें टेक्सटाइल के देखें वो कोई बात नहीं करते, हालांकि पीटीआई इस पे बात कर सकती है कि हमने बड़ा, वही बातें जो है वो लोगों को लुभाने वाली। ये मरीम नवाज़ और इमरान खान के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि ये 2 घंटों की गुफ्तगू में काम की बात 5 मिनट की नहीं होती, और कौम सबसे ज़्यादा इन्हें रेटिंग देती है। बिलावल भुट्टो को सुन लें, शहबाज शरीफ को सुन लें, खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, बड़ी जो है वो टेक्निकल। बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी विजनरी डिस्कशन करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। उनकी गुफ्तगू को आप सुने ना तो वाकई लगता है कि कोई पाए का बंदा बैठा है। वो इंटरनेशनली जिस तरह से, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो मेरा ख्याल है बड़े बेहतर अंदाज में डील कर रहे हैं तमाम। एग्जैक्टली ये देखिए, लेकिन पब्लिक जो है वो चीज़ें उनसे भी वो यही चाह रही होती हैं कि वो आए नारे मारें। वो अगर इंडिया गए हैं तो जाके मोदी को ललकारना शुरू कर दें, गिरेबान से पकड़ लें। मतलब ये अजीबोगरीब सी जो है वो चीज़ें हमारी चलती हैं कि यहाँ पर जो काम की बात है या जो रवैया है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता कि ये शरीफ बंदा है। तो वही जैसे वो कुरैशी के दौर में इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए तो उन्होंने मज़ीद ख़राब किए। जब भाजपा ठीक करना चाहता था, फौज ठीक करना चाहती थी, तो सिर्फ इस वजह से नहीं होने दिए कि पब्लिक पे जो है वो हमारे पे प्रेशर आएगा, या जब ट्रेड का मामला आया कैबिनेट ने एजेंडे में शामिल कर लिया तो प्रेशर आया, तो उसके बाद जो है वो बैकआउट कर गए। ये एक बड़ा मसला है कि यहाँ पर हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री इतनी कमज़ोर है कि सोशल मीडिया पे ज़रा सा प्रेशर आता है तो वो बैकआउट कर जाते हैं। तो ये मतलब इस पे कुछ चीज़ें खुल के होनी चाहिए। मिसाक मुईशत की अक्सर बात की जाती है कि वो होनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ चीज़ें तय हो जानी चाहिए कि अगर हुकूमत रहे या ना रहे ये चीज़ें चलती रहेंगी। हमारा ये सबसे बड़ा मसला है। देखिए ना, अच्छा, इस पे गुजर साहब मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब्दुर्रहमान गुजर हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। गुजर साहब, फ्यूचर क्या देखते हैं, फ्यूचर के हवाले से बताएं पॉलिटिकली। देखिए नान, 2-3 थ्योरीज हैं ज़ेरे गर्दिश। अगर तो पीटीआई के साथ जैसे डोगर साहब कह रहे थे कोई डील चल रही है, फिर तो फ्यूचर पीटीआई होगी। अगर डील नहीं चल रही तो फिर जो फ्यूचर, जो जारी सी बात है, ये पीडीएम की क़यादत ही होगी, क्योंकि पीटीआई को तो शिकंजे में ले लिया जाएगा, हरा दिया जाएगा, या जो भी मैनेज किया जाएगा। देखिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ईरान के साथ अभी जो बिजली की डील होने जा रही है, या जो रशिया से फ्यूल आ रहा है, तो वो काफ़ी सस्ता मिलेगा पहले से। यहाँ पर अभी जो कमी की है कुछ, देखिए ये सारा कुछ आईएमएफ की डील से जो है वो मशरूत किया गया। उम्मीद है कि बजट से पहले वो डील हो जाएगी, बजट अच्छा आ जाएगा, और इस बजट में ये काफ़ी रिलीफ देने का प्लान बनाए हुआ है। बेसिकली इमरान खान साहब जो इलेक्शन चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि बजट जो है वो आईएमएफ की डिमांड्स के मुताबिक दिया जाए, ये वेलफेयर का बजट ना दे, क्योंकि ये बजट में कुछ रिलीफ्स देना चाहते हैं, जैसे फ्यूल प्राइसेस फिक्स करके काफ़ी जो है वो नीचे लाना चाहते हैं, या बिजली की कीमतों में रिलीफ। 2 चीज़ें हैं देखें, एक अगर ये फ्यूल पेट्रोलियम मसनूआत कम कर देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, कोई भी चीज़ है वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से महंगी मिलती है। दूसरी चीज़ बिजली है, हर घर में यूज़ होती है। वो आईएमएफ की डिमांड है कि यहाँ पर स्लैब रेट जो 300 यूनिट पे दिया जाता है, वो उसको 100 यूनिट पे कर दिया जाए। अगर वो ना किया, 300 पे रखा गया, तो फिर भी जो है वो बिजली काफ़ी जो है वो बेहतर मिलेगी लोगों को, या रेट अगर थोड़ा कम हो जाता है। फिर उसी के साथ साथ अभी देखें चीफ मिनिस्टर साहब जो फैसलाबाद आए थे, यहाँ पर सनतकारों से मिले हैं। अभी मज़ीद भी शुनीद है कि जो इनके रिजर्वेशन थे वो जो है वो काफ़ी हाई लेवल तक जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं, और उनकी जो हल है वो निकाले जा रहे हैं। इनके रिफंड्स के मसले थे, एक्सपोर्ट के मसले थे, या डॉलर की फ्लक्चुएशन का मसला था, तो वो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है क्लियर हो रही हैं। तो उम्मीद है कि इस बजट के बाद जो महंगाई 48-50% तक पहुंच गई है, वो थोड़ी बहुत नीचे आएगी। मैं ये नहीं कहता कि वो मतलब पुरानी सतह पे तो नहीं आ जाएगी, लेकिन शायद आधी ही रह जाए ना जितनी मौजूदा महंगाई है।
तो ये सैलरीड पर्सन के लिए अच्छी खबर है। फिर जो बजट में इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, ये उससे पैसा जो है वो काफ़ी सर्कुलेशन में आ जाता है और काफ़ी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाती हैं। तो इन 2-3 चीज़ों पर अगर फोकस कर लिया जाए तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फिर जिस तरह से पीटीआई का देख लें, पिछले 1 हफ्ते से जो है वो उनका काफ़ी जो ग्राफ है वो नीचे आया है। उनके कुछ बंदे जो है वो उनको छोड़ भी गए हैं सोशल मीडिया के, उनकी ट्रेंडिंग भी नीचे आई है। कुछ बनी का यहाँ पर ज़मान पार्क की सूरत हाल देख लें, कभी वहाँ पर हज़ारों लोग होते थे और अभी जो हुआ का आलम था वहाँ पर कल परसों जो है पुलिस गई है तो वो अकेले इमरान खान बैठे हुए थे या चंद उनके मुलाजमीन थे। टिकट्स की तकसीम हो गई, 9 मई के वाक़यात हो गए, इन तमाम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरी तरह से डैमेज हुई है। देखिए कुछ पॉलिटिकल इन्हें डिसीजंस लेने चाहिए थे जो कि बर वक्त नहीं ले पाए और उसका नतीजा ये निकला कि अब उनकी जो सेकंड क्लास लीडरशिप है वो ज़्यादातर जेलों में है। जो उनके एक्टिव कारकुनान हैं सिर्फ 4-5 हज़ार के करीब पूरे पाकिस्तान में वो जेलों में या उनके पीछे पुलिस लगी हुई है। तो वो उसकी वजह से आप देख लेंगे ना कोई एहतजाज हो रहा है ना कोई बात हो रही है। और अगर मैं आपको अब ये बता दूं, अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 9 मई का एहतजाज छोड़ें, ये को मामूली सा एहतजाज भी नहीं हो पाएगा ना। 9 मई को तो देखें ना कितनी तोड़ फोड़ की गई, इन्होंने सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया, सिक्योरिटी फौज को उनकी रिहाइश गाहों पर हमले किए। तो अब ये सूरत हाल नहीं होगी, अब तो मामूली सा एहतजाज भी नहीं होगा इनसे ना, क्योंकि लोग इनके जो है वो लिख के दे रहे हैं कि हम मौजूद नहीं थे या बाहर को भाग रहे हैं या कई दिनों से रुपोश है। देखिए फैसलाबाद में 28 मई को शायद इलेक्शन हो जाए, यानी 108 में तो फ़र्क अभी अपने हल्के में मौजूद नहीं है, बिल्कुल ही गायब है और वो उम्मीदवार है उधर से। तो ये सूरत हाल बनी हुई है कि इनका अब अपने हल्कों में रहना, पब्लिक के सामने आना बड़ा मुश्किल हो चुका है। इन पर मुकदमों को अंदराज किया गया है। इसके अलावा जो इनकी एंटी करप्शन के केसेस चल रहे हैं, FIA के केसेस। अच्छा, एंटी करप्शन के केसेस किस किस पे हुए हैं, ज़रा बताएं डिटेल में, फैसलाबाद की अगर स्पेशली बात करें। देखिए हनान जो है वो हफ़ज़ मुमताज़ पे भी है, आदिल परवेज़ पर भी है, इसके अलावा जो ख्याल अहमद कास्त्रो सूबाई वज़ीर रहे हैं उन पर भी है। इल्ज़ामात क्या क्या लगाए हुए हैं? इल्ज़ामात वही देखिए जो होती है डेवलपमेंट स्कीम्स के हवाले से सबसे ज़्यादा अहम होते हैं। फिर ख्याल कास्त्रो के कुछ जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार थे उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग सबूत इकट्ठे करके एंटी करप्शन को दिए हैं और वो उनका ये मौक़िफ़ है कि वो इमरान खान तक भी वो पहुंचा रहे हैं वो सबूत ना, पूरी फाइल बनी हुई है। तो देखिए हनान तब जो है वो 2018 से 22 के दरमियान ना नज़र आ रहा था कि ये हुकूमत जो है वो 10 साल निकालेगी ना, जिस तरह से उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे रिलेशन थे। तो तब इन्होंने खूब जो है वो अपनी मोचें लगाई हैं। जो जितने भी पीटीआई के गरीब लोग थे वो अमीर हो गए, उन्होंने अपने गाड़ियाँ बना ली, घर बना लिए, इन्वेस्टमेंट कर ली। तो अब तो वो मतलब बड़े जो है वो लीड बन चुके हैं। तो वो सारा कुछ उनको अब देना पड़ रहा है। फ़र्क हबीब पर ये इल्ज़ाम हैं, यहाँ पर नेशनल टैक्स यूनिवर्सिटी के हवाले से, ख्याल कास्त्रो पर डेवलपमेंट स्कीम्स के हवाले से इल्ज़ाम हैं और इसी तरह से आदिल परवेज़ पर भी इल्ज़ाम हैं, हफ़ज़ मुमताज़ पर इल्ज़ाम हैं। तो ये इल्ज़ाम कुछ देखिए पॉलिटिकल भी लगते रहते हैं, उनमें कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन इनको पेश होना चाहिए। जिस तरह से ये अपनी हुकूमत में कहते थे ना कि नून लीगियों को पेश होना चाहिए, तो ये भी पेश हों, अपने इल्ज़ाम अगर क्लियर हो जाएं तो वो क्लियर करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इन पर जो इल्ज़ाम है वो ये अगर पेश नहीं होंगे तो इनके लिए शिकंजा ज़्यादा इन पर सख्त होगा। फिर देखिए सिर्फ एंटी करप्शन नहीं है, FIA भी है, पुलिस इनके पीछे लगी हुई है। अब कई जो है वो डिपार्टमेंट अब इनके पीछे हैं और ये पकड़ाई नहीं दे रहे हैं ना, लेकिन कितने दिनों तक छुप सकते हैं। देखिए अभी फरदौस राय MPA थी, उनके घर पर जो है वो अब तो साबक हो गई हैं, पुलिस गई तो उनके बेटे ने कुत्ते छोड़ दिए। ये बहुत ख़तरनाक बात है। उससे कुछ पुलिस ऑफिशियल्स ज़ख्मी भी हुए, फिर उन्होंने उन कुत्तों को हलाक भी किया और अब FIR का इंदराज कर दिया। तो ये इस तरह से जो नीचे इनका जैसे इनके लीडर का दिमाग नहीं नीचे आ रहा था, इनका भी नहीं आ रहा था ना, तो अब वो काफ़ी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। और मुझे ये 9 मई के बाद ये लग रहा है कि अब चीज़ें जो है वो इनके हाथ से निकलती जा रही हैं। अब प्रेसिडेंट के कहने पर कल इन्होंने भरपूर मजम्मत भी की है, लेकिन शायद अब जो भरपूर मजम्मत नाकाफ़ी होगी। जैसे वो कल वो ये भी कह रहे थे कि मैं तो मतलब सुलह करना चाह रहा हूँ, बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन आगे से कोई उनके साथ बात नहीं कर रहा है ना। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो मतलब अभी उन पर मज़ीद 1-2 हफ्ते में डेवलपमेंट हो जाएगी। इनकी ज़मानत भी है, वो जब ज़मानतें ख़त्म हो जाएंगी या कब तक ज़मानत पे रहेंगी। वैसे भी अब तो इस तरह से उनको अकेला कर दिया गया है कि अब उनको अगर ना भी पकड़ा जाए तो शायद वो पॉलिटिकली उस तरह से असरअंदाज नहीं हो पा रहे। देख लें कितना ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ गया। तो अगर अब उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है, उस तरह से एहतजाज नहीं होता, तो फिर तो वो लंबे चले जाएंगे। वाहद उनकी उम्मीद जुडिशरी से है
सबसे पहले जो आपका सवाल था जुडिशरी के हवाले से, तो देखिए इंडिया में इलेक्शन कमीशन पर कोई अदालत नहीं नोटिस लेती, राज्य सभा जो उनकी पार्लियामेंट है उस पर कोई नोटिस नहीं लिया जाता। स्पीकर ने जो इस्तीफे मंजूर किए हैं उनकी जो वो इख्तियार होता है, स्वाबदीदी इख्तियार है, इस्तीफे मंजूर करें या ना करें, उसको चैलेंज तो देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट की हद तक होना चाहिए। हाई कोर्ट को इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए था ना, या कम से कम सुने बगैर नहीं पढ़ना चाहिए था, स्पीकर को सुनना चाहिए था, या जो उनकी रूलिंग थी उस पर बात करनी चाहिए थी। अब शेर अली मंजर आम से गायब है। 4-5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, लेकिन वो देखिए ना, मतलब ये महंगाई, बिजली और दूसरी चीज़ें जिनकी वजह से वो तो अपने इलेक्शन में भी ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं ना कि इन वजहों से वो इलेक्शन हार गए हैं और अब लोगों के पास जाना उस तरह से मुमकिन नहीं रहा। और फिर जो इलेक्शन भी कोई नहीं चल रहे हैं ना, इलेक्शन के बगैर अगर आप मुसलसल लोगों के साथ इन टच रहते हैं तो उसका फ़ायदे की बजाय नुकसान भी होना शुरू हो जाता है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे, इलेक्शन वो हार चुके हैं, फेडरल हुकूमत बनी हुई है उनकी, तो फिर उनके जो मुखालफ धड़ा है राना सनाउल्लाह खान, वो पूरी तरह से इक़्तिदार में है, तो उनके उस तरह से काम तो हो नहीं पाएंगे। साहब ने सेक्रेटरीट बड़ा ज़बरदस्त खोला है। एग्जैक्टली यार, देखिए ना, वो सूबाई सदर भी हैं, फिर वो वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, वहाँ पर FC सिक्योरिटी दे रही है कई दिनों से, तो वो मतलब पूरा जो है वो इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं। और अब्बद शेर अली बेशक उनकी सुलह हो गई है, लेकिन वो उनके उस तरह से काम तो होंगे नहीं, तो फिर एक्टिव होने बिल्कुल ठीक है आपने, ये मामला तो फिर चलते ही रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका गुल साहब आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि महंगाई जो है वो काफ़ी हद तक कभी बढ़ती है, कम तो नहीं मैं कहूँगा, कम मेरा नहीं ख्याल होती है, आजकल तो बढ़ी रही है, इक्का दुक्का हो जाती है थोड़ी बहुत, 19-20 जिसे हम कह लेते हैं। लेकिन आज रेट्स क्या होंगे, सेकंड हाफ जो हमारा होता है उसमें आपको पता है कि आज के भाव का हमारा सेगमेंट होता है, जिसके देखने के लिए लोग जो है वो बेताब इसलिए होते हैं कि घरों के अंदर क्या बनाया जाए आज। तो उसके अंदर हम सब्जियों के, फ्रूट्स के, मुख्तलिफ चीज़ों के भाव बताते हैं। तो हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के भाव की तरफ चलते हैं। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। अब्दुल रहमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है, मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्ट पब्लिश की गई है उसके मुताबिक क्या कहना है, एशिया खुरनोश की कीमतें क्या होगी? जब बात करें आज की, दर्जन 290, गोश्त बड़ा 700, गोश्त छोटा 1400 का होगा, आलू 62 रुपये का, प्याज 42 रुपये का, टमाटर 33 रुपये का, लहसुन चाइना 320, अदरक 720, सब्ज़ मिर्च 70 रुपये की, फूल गोभी 90, बंद गोभी 22, घिया तोरी 60, टिंडे 95, टिंडी 60, करेला 100, घिया कद्दू 30, हलवा कद्दू 28, बैंगन 40, खीरे 50, मटर 200, पालक 36, शिमला मिर्च 50, मूली 40, गाजर 80, चुकंदर 50, धनिया 120, भिंडी तोरी 100, अरबी 240, तार 45, फलियाँ बरीक 120, फलियाँ मोटी 100, अचारी आम 70, लसूड़ा 75 रुपये का होगा। फलों की अगर बात करें तो सेब 330, केला जो है वो 365 का होगा, आम 200 रुपये का, इसके अलावा आम देसी 90 रुपये, तरबूज 30, गर्मा 50, आलू बुखारा 550 का होगा, नारियल फी अदर 390, खजूर ईरानी 330, पपीता 220, लोकाट 140, गंडेरी 80, शकरकंदी 130, खरबूजा 120, खुबानी सफ़ेद 250, आड़ू जो है वो 150 रुपये का, चेरी का डब्बा 300, फालसा 190 रुपये का होगा। ये मार्केट कमेटी की जानिब से आज की कीमतों का अहवाल जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पंजाबियों का कल्चर जो है वो बड़ा इनरिच्ड है, और बहुत सारे, अगर वर्ल्ड वाइड अब देखा जाए तो पंजाबी कल्चर जो है वो हिट होना शुरू हो गया, बल्कि हिट हो चुका है। बहुत सारे लोग, इसका भंगड़ा हो, इसकी खेलें हो, या इसका खाना पीना हो, हर तरह के लिहाज से जो है वो दुनिया के अंदर पॉपुलर होता चला जा रहा है बहुत सारे मुल्कों के अंदर। अब बल्कि स्पेशली अगर देखा जाए सब कॉन्टिनेंट के अंदर पंजाबी कल्चर को देखने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं कि यहाँ का पिंड कल्चर क्या है, यहाँ के खाने किस तरह के होते हैं, लोग रहन सहन कैसा है, और पहनावा उनका कैसा है। पहनावे के साथ साथ लैंग्वेज जो है वो बड़ी अट्रैक्ट कर रही है आजकल। और पंजाबी लैंग्वेज जो होता है, इसका ठेठ पंजाबी जिसे हम कहते हैं, जब भी गुफ्तगू की जाती है उसमें तो बड़ी प्यार की और मिठास की बोली है। इसे माँ बोली भी हम कहते हैं, क्योंकि जन्मभूमि हमारी पंजाब है, तो इसकी बोली जो होती है वो हमारी माँ बोली होती है। और जब इसके खेलों की तरफ आते हैं तो जनाब एक ऐसा खेल है जो कि आजकल वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा है। दूसरे मुल्कों में भी
अगर कहा जाए कि हम ट्रेंड सेटर हैं तो ये गलत ना होगा। कबड्डी के हवाले से मैं लाजमी तौर पे गुफ्तगू करना चाहूँगा। कबड्डी के पिछले दिनों आपने देखे कि वर्ल्ड कप्स भी हुए और बहुत सारे लोगों ने जहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किया, उससे बड़ी तादाद यहाँ पे उसे देखने के लिए भी आई। और वर्ल्ड वाइड जब इसको एयर किया गया सोशल मीडिया के ऊपर, सैटेलाइट मीडिया के ऊपर, तो लोग जो है उसे देख के बड़ा खुश हुए और उन्होंने कहा यार ये बड़ा ज़बरदस्त खेल था, कहाँ छुपा बैठा था ये, और नए से नया टैलेंट उभर के सामने आ रहा है। जैसे इनको पजीराई मिली है, पजीराई मिलते ही हमने देखा बहुत सारे नए प्लेयर्स हमें फील्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। और स्पेशली हम धरती फैसलाबाद की धरती की बात करें तो ये ऐसी धरती है जहां से अनमोल नगीने वक्तन फवक्तन फूटते रहते हैं। और मलक बिनियामीन हो या फिर इसके अलावा बहुत सारे और प्लेयर्स हैं जिन्होंने फैसलाबाद से निकल के कबड्डी के अंदर बड़ा नाम बनाया, बड़े कड़ियल जवान हैं हमारे। तो इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज कबड्डी से रिलेटेड हमने बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके साथ आपको मिलवाना है, जिनको आज हमने अपना गेस्ट मदऊ किया है सेकंड हाफ के अंदर। तो मैं आपका तारुफ करवा दूं, वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं। किसी भी कबड्डी के अंदर आप जाते हैं ना तो इनकी कमेंट्री सुन के वो लहू गरमा देती है जनाब। ऐसे शेर पंजाबी में पढ़ते हैं, ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि वहां पे जो कबड्डी खेलने आता है उसका तो लहू गरमा जाता है, लेकिन जो कबड्डी देखने आए होते हैं ना उनका भी दिल करने लग जाता है कमेंट्री सुनने के बाद कि यार असी भी कच्चा कुच्छा पा के आइए, कबड्डी शुरू कर दिए। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है तैयब गिलानी साहब जो कि इंटरनेशनल कबड्डी कमेंटेटर हैं। तो जनाब आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ फजले हक गुजर मौजूद है जो कि इंटरनेशनल कबड्डी अंपायर है। तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं। और चलते हैं तैयब गिलानी साहब की तरफ। गिलानी साहब जरा शुरुआत जो आपने करनी है ना वो किसी शेर से करनी है, जैसे कमेंट्री हो रही है ग्राउंड के अंदर, तो मैं चाहता हूं पंजाबी के 2-4 शेर जो है आप हमें अता। बिल्कुल जी, जिस तरह आपने बताया कि पंजाबी कमेंट्री के बगैर तो कबड्डी का मैच कभी मुकम्मल ही नहीं होता। जिस तरह जब शुरू होता है, अभी ग्राउंड में खिलाड़ी आते होते हैं ना, अभी मैच नहीं शुरू होता, उस वक्त हम पढ़ते हैं कि कबड्डी कम नहीं यार बेजुरतियां दा, जुरतमंद बंदा बाजी मार जांदा, पीड़ां विच खादियां खुराकां ने कम आना, खादा पीता मैदान संवार जांदा, जिहड़ा कोच उस्ताद दा चंडिया है गल अपनी पीड़ी कलियार जांदा, जिहड़ा 5 ते 12 दा है मुनकर कौडी मैदान च हार जाता। हाय वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तैयब साहब कितनी देर होगी आपको, कितने साल हो गए इस फील्ड से मुंसलिक हुए, और पहले के दौर में और आज के कबड्डी के दौर में क्या फर्क देखते हैं? दरअसल मैं स्कूल कॉलेज के दौर से ही, जब स्कूल में मैट्रिक किया गवर्नमेंट इस्लामिया सराजी हाई स्कूल 206 मुंशीवाला से, उसकी टीम का कैप्टन बना। फिर जीसी यूनिवर्सिटी में आके मैंने ग्रेजुएशन की, फिर जीसी यूनिवर्सिटी की टीम का कैप्टन बना, फिर पंजाब की टीम का कप्तान बना, फिर पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ से इंटरनेशनल मैचेस खेले। फिर इसी तरह इंडिया जाने का 1998 में पहली दफ़ा मैं इंडिया गया हूँ। उधर जाके फिर जो है ये जो टेक्निकल फील्ड था उसमें कभी रेफरी, कभी अंपायर और दूसरी चीज़ों ये मैच ऑर्गेनाइज कराने। और जो पाकिस्तान में कमेंट्री तो दरअसल शुरू से चल ही रही थी, इसका ज़्यादा ट्रेंड इंडिया में था, पाकिस्तान में कम था। 2 चीज़ें मैं उधर से लेके आया हूँ। एक ये है कि कबड्डी की कमेंट्री वो पाकिस्तान में नहीं होती थी प्रोफेशनल तरीके से जिस तरह उधर होती थी। तो 2010 का जो इंडिया गुरु नानक स्टेडियम लुधियाना में वर्ल्ड कप कबड्डी का फाइनल हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसकी मैंने लाइव कमेंट्री उनका जो लोकल चैनल्स थे उसके ऊपर की। दूसरा ये कबड्डी की तारीख, कबड्डी की बुक्स जो लिखी है ना, इंडिया में कोई 10 से 15 लोगों ने इस पर सर्च किया कबड्डी की बुक लिखने। उधर से मुझे शौक आया कि पाकिस्तान में टैलेंट उससे ज़्यादा है, हमारे खिलाड़ी जो हैं उनसे ज़्यादा बाहिम्मत हैं और खिलाड़ियों में पोटेंशियल ज़्यादा है, क्यों ना हम भी कबड्डी की हिस्ट्री इकट्ठी करें। फिर मैंने कोने कोने में पाकिस्तान के कराची से लेकर पेशावर तक जहाँ भी मुझे कबड्डी का खिलाड़ी मिला उसके घर तक गया हूँ, उसकी हिस्ट्री लिखी। पहली कबड्डी की किताब मैंने 2014 में मुकम्मल कर दी थी, कबड्डी मैदान के हीरे, और उसमें बहुत सारे वाक़या, बड़ी तारीखी वाक़यात हैं। और उसके बाद जब ये वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप के बाद मैंने एक और बुक लिखी है फाते आलम कबड्डी, और बड़ी ज़बरदस्त वो बुक है, इंशाल्लाह जल्दी वो भी मार्केट में आ जाएगी। तो ये कबड्डी की कमेंट्री जो है ना, मैंने 2010 से जो पहला वर्ल्ड कप कबड्डी टूर्नामेंट इंडिया में हुआ, 13 अप्रैल को फाइनल हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसकी मैंने लाइव कमेंट्री की। क्या बात है जनाब। अच्छा तैयब साहब, ये सीखा कहाँ से आपने, ये पंजाबी शायरी, फिर इस तरह से बोलना और लय दर लय बोलना, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? दरअसल ये बात है कि जब जिस फील्ड के साथ आप जुड़ते हैं ना, फिर वो देखते हैं कि इसमें कैसा है। फिर जो लोग पहले कमेंट्री कर रहे थे पाकिस्तान में तो नहीं थे, बाहर थे, फिर उनके साथ मेरी काफ़ी
एसोसिएशंस रही और इंडिया में मेरे तकरीबन 20 से 22 टूर हैं जो मैं हर साल में कई दफ़ा 3-3, 4-4 दफ़ा भी जाता था। और हत्ता कि यहाँ तक हो गया था कि इंडिया में भी जो बड़े बड़े टूर्नामेंट होते थे ना, वो पाकिस्तान से मुझे कमेंट्री के लिए बुलाते थे। क्या बात है जनाब, क्या तो बात। फिर ये सीखा, फिर मैंने जो बुजुर्गान दीन है उनकी आरफाना कलाम बाबे बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह उनके पढ़े, बाबे वारिस शाह के पढ़े, बाबा फरीद के पढ़े, ख्वाजा गुलाम फरीद के पढ़े, मियाँ मोहम्मद बख्श के पढ़े, और इस तरह के मुख्तलिफ जो थे हमारे लोग शायर थे, उनके सारों के फैसलाबाद में जनाब मोहतरम बुखारी साहब, सैयद आरिफ हुसैन बुखारी साहब, उनसे बहुत कुछ सीखा। उनके भी कलाम मैंने अक्सर पीछे पढ़े। फिर वो एच आतफ थे उनके, साहिल के, इस तरह जो उनको इन लोगों को जो फैसलाबाद में था, मैंने उनको बताया कि ये कबड्डी की शायरी वर्ल्ड वाइड चल रही है, तो आप इसके मुताबिक मुझे तैयार करके दें। बिल्कुल, मेरे वालिद मोहतरम अक्सर आपका जिक्र करते हैं जी जी, और कहते हैं कि बड़ा अच्छा हमने नगीना जो है वो पैदा किया है, जो कि दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। और स्पेशली पंजाबी कल्चर की जब हम बात करते हैं ना, तो इसको उठाने वाला, इसको दिखाने वाला और इसको महसूस करने वाला, आपको अबू कहते पंजाबी च बड़ा टामा टामा लभदा। तो वो जो पंजाबी को दिखाने वाले जो लोग होते हैं ना, ये बड़े खास होते हैं। तो आप जिस तरह से मखसूस अंदाज में लफ्ज़ों का चुनाव करके पंजाबी की खूबसूरती को उभार के दिखाते हैं ना, मेरा ख्याल है ये बड़ा मुनफरिद अंदाज है आपका। तो फजले गुज्जर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। गुज्जर साहब, इंटरनेशनली आप बहुत सारे मैचेस की अंपायर रह चुके हैं। अक्सर ये देखने में आता है जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, रौला जरूर पैंदा होता है कि गोल हो गया, गोल नहीं हुआ। क्या एक्सपीरियंसेस रहे आपके? नहीं, देखें, हर गेम को चलाने के लिए रूल एंड रेगुलेशन तो होना वो लाजमी है, लेकिन उसके खिलाफ अपील करना उसका भी हर खिलाड़ी का राइट है। तो दूसरा, आपको पता है कि ये ज़रा जोशीली गेम है, नौजवानों का खेल है, तो इसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच जो है ना वो हो जाती है। और ये कबड्डी का हुस्न है, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब का कल्चर है, और जब दो कह लें कि पहलवान आपस में भिड़ते हैं तो थोड़ी बहुत ही ऊंच नीच हो जाती है। वो तकरीबन हर खेल में थोड़ा सा है, लेकिन कबड्डी में इसलिए ज़्यादा है कि ये कॉन्टैक्ट गेम है, आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था। तो उस दौरान किसी को एक आधी वो कह लें चपेट लग गई या अपना, ये बड़ा देखने को आता है। इंडिया पाकिस्तान का हो ना, आपस में प्लेयर लगती होवे, एक कदी चंड कड़का आंदे पकड़ते पकड़ते। ये देखें ये बड़ा मेरा ख्याल है खेल को खराब करने वाला। ये वैसे है तो फाउल है, उसमें कार्ड रखे हैं, ग्रीन कार्ड है, येलो कार्ड है, रेड कार्ड है, लेकिन वो बड़े सियाने होते हैं ना, ऐसे पकड़ने के हिसाब से ही वो बंदे को लगा देते हैं। वो तो ये देखिए, दिस इज वेरी बैड, दाव पेच है। लेकिन इनको अपना रूल एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए अंपायरिंग का शोबा है, तो हम उस पर अपना 100% कोशिश करते हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, मैच जो है वो खुश असलूबी से मुकम्मल हो जाए। बाकी ये कि आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक है कि थोड़ा बहुत कबड्डी में चलता है जी। और अगर ऐसे होता है तो आप कहाँ से पकड़ते हैं, जज कैसे करते हैं? और फिर अगर फाउल होता है तो उसके बरक्स क्या करते हैं, टीम के पॉइंट्स करते हैं, क्या होता है? नहीं, उसका एक रूल रेगुलेशन वजह है, उस पर लिखा हुआ है हमारे रूल्स में कि अगर कोई खिलाड़ी फाउल करता है तो उसको ग्रीन कार्ड दिखाया जाता है, फिर नेक्स्ट दोबारा करता है तो उसको फिर एक दफ़ा वार्निंग दी जाती है, फिर उसके बाद येलो कार्ड है, वो 2 मिनट के लिए खिलाड़ी जो है वो मैच से आउट हो जाता है। अगर फिर भी नहीं बाज आता तो फिर रेड कार्ड है, वो पक्का पक्का मैच से ना फारिग है। ये उसकी सजाएं रखी हुई हैं, तो उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह। अच्छा, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से कबड्डी के मैं लाजमी तौर पे पूछना चाहूँगा, जब इंटरनेशनली ये इतना पॉपुलर हो गया, वर्ल्ड कप होने शुरू हो गए, जी जी, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन किसने बनाए? इसकी कमेटी क्या है, कौन कौन है उस कमेटी के अंदर, और इंटरनेशनली इसे कौन सपोर्ट कर रहा है? जैसे ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब है, इसका भी कोई क्लब है? नहीं, अफसोस के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड लेवल पे इसकी कोई ना अपना कोई बॉडी नहीं है, जिस वजह से ना अभी तक ये खेल इतना ऊपर नहीं, मुल्की लेवल पे है। पाकिस्तान में हमारी जो फेडरेशन है उसने रूल एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं, इसके वजह किए हुए हैं, बाकायदा इसकी बुक है जिसके मुताबिक हम मैच में अपनी अंपायरिंग, अपने बाकी फ़राइज़ जो है ना सर अंजाम देते हैं। इसको थोड़ा सा यही है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर ICC की तर्ज पे हो जाए ना, तो इस खेल में बड़ा पोटेंशियल है जी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वर्ल्ड कप हो रहा है तो उसमें तो मुख्तलिफ मुल्कों की टीम होगी। जी जी, बाद में वो कहेंगे कि यार हमारी हिसाब से तो ये रूल नहीं है, ये इसके मुताबिक पॉइंट हो गया है, तो ये फिर फड्डे तो बनते हैं। इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुत्तहिद होने की जरूरत नहीं है, आप नहीं समझते? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अफसोस के साथ है कि मुत्तहिद नहीं है, हर बंदे का अपना एक ग्रुप है,
वो अपने मफादात के साथ मुंसलिक है, तो वो मुतहद अगर होना भी चाहें तो जिनके मफादात को नुकसान हो रहा है वो नहीं होने देते। ये बड़ी काबिल अफसोस बात है, इसीलिए ये हमारा खेल इतना पीछे है। बाकी आप देखिए रेसलिंग है, हालांकि वो अब सबको पता है कि वो उसकी हर मूव जो है वो फिक्स होती है, कि इसके बावजूद लोग कितना वो यही है ना चीज़। तो ये तो उससे शानदार खेल है, ये तो मैं कहता हूँ कि अपना महीनों में नहीं दिनों में ऊपर जाने वाला खेल है। वर्ल्ड कप हुआ था, उसका फाइनल, उसकी रेटिंग देख के वो टीवी चैनल वाले हैरान हो गए कि यार ये इतना अपना इसको पसंद किया जाता है वर्ल्ड वाइड। तो ये है कि फेडरेशन को चाहिए कि मेरा तो एक पैगाम है एज ए ऑफिशियल के मिल के बैठें, एक आईसीसी या फीफा लेवल की एक इंटरनेशनल बॉडी बने। अब देखें ना, इसमें मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान और इंडिया पायनियर है जी बिल्कुल, और चढ़दा पंजाब और लहंदा पंजाब, यही दो पंजाब ने जिन्होंने इस खेल नू असल वारिस पंजाब ही है जी इस खेल दे। तो अगर ये दोनों मिलके बैठ जाए ना जी जी तो पूरी दुनिया को रूल ये दोनों कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन इस पे भी मुत्तहिद होना ये मेरा ख्याल है एक मुश्किल टास्क है। लेकिन इस टास्क को किस तरह से कंपाइल तो किसी ना किसी तरह चीजों को करना है ना। आप कोई रास्ता बताएं, हम आपकी हेल्प आउट करेंगे आपको। कोई यहाँ से फेडरेशन बना के वफद इंडिया भेजा जाए या इंडिया से लोगों को बुलाया जाए। इसके लिए आने वाले दिनों में ये खेल बड़ा पॉपुलर होने वाला है और दुनिया भर के अंदर लोग इसमें से पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आईसीसी बन सकता है तो कबड्डी क्लब भी बन सकता है, ठीक है ना। उसका हनान भाई ये है कि गवर्नमेंट के लेवल पे ना इसकी सरपरस्ती की जाए, दोनों साइडों की गवर्नमेंट, ये नहीं कि पाकिस्तान की, इंडिया की, पाकिस्तान की भी, ये मिलके बैठें, फिर ही को फेडरेशन जो है ना वो बन सकती है। अदरवाइज अगर आप प्राइवेट एसोसिएशन या फेडरेशन के लेवल तक रहेंगे ना तो वो प्राइवेट नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट लेवल पे काम होने वाला और वहां की गवर्नमेंट और यहाँ की गवर्नमेंट अगर मिलके इसके ऊपर काम करे तो मेरा ख्याल है इंटरनेशनली इसकी छाप जो है बहुत दूर तक जाएगी। बिल्कुल कोई शक नहीं, बड़ा पोटेंशियल है इस गेम में, पोटेंशियल है बिल्कुल। तब साहब क्या कहेंगे, नौजवान जिस तरह से तैयार होते हैं खा पी के और फिर कबड्डी के मैदान में उतरते हैं, बड़ी मेहनत दरकार होती है। हाँ बिल्कुल ये तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसका टैलेंट, पाकिस्तान में भी क्या फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा, मौजूदा भी पाकिस्तान की 14 रुकनी टीम में से 12 खिलाड़ियों का तल्लुक फैसलाबाद से है। और पिछले जो ये एक वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसकी मैंने ये आप जो नई बुक लिखी है उसमें सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। इसमें 20 खिलाड़ी अनाउंस किए थे बड़ी फेडरेशन की तरफ से, जिसमें से 14 खिलाड़ी पाकिस्तान से फैसलाबाद से थे, कप्तान समेत नौजवान खिलाड़ी में, जिस तरह आपने मलक बिनियामीन का नाम लिया, बड़ा अच्छा हाँ जी। फिर वो कलीमुल्लाह जट है जो स्पीड स्टार ऑफ पाकिस्तान का जिसको खिताब मिला है, इसने बहुत अच्छी मेहनत की है। फिर वो जफ़र अवान था, ये लड़के जो है ना अच्छे, इन्होंने ये मुशर्रफ और माना ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा इन्होंने कबड्डी खेली है ना, एक पीक पे खेली है। अब ये उनका वो दौर नहीं रहा। अब ये जो नौजवान खिलाड़ी आ रहे हैं ना आगे, इनका ये जो है हमारा ये जो सरगोदा रोड की बेल्ट है, इसमें कबड्डी की है। फिर तहसील समुंदरी है जहाँ से लाला अबैदुल्ला, लाला सैफुल्ला, लाला तनवीर, वो भी 5 भाइयों ने कबड्डी खेली है। सरगोदा रोड से शफीक भट्ट, वकास भट्ट, नईम भट्ट और असद भट्ट, ये भी 4 भाइयों ने कबड्डी खेली है। इसी तरह ये इसमें है काफ़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत भी है इसमें काफ़ी है। बच्चों को खाना पीना भी काफ़ी, इसकी डाइट एक्स्ट्रा होती है। दूसरा है कि जो बच्चे एक दफ़ा डिपार्टमेंट में सेट हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वापडा में 18वें स्केल तक कबड्डी के खिलाड़ी इस वक्त 18वें स्केल की पूरी फैसिलिटी ले रहे हैं। और उसी तरह पुलिस में भी मौजूदा भी एसपी लेवल तक, एसपी के ग्रेड तक पंजाब पुलिस में खिलाड़ी जो वो पहुंचे हुए हैं, डीएसपी और एसपी। इस तरह इनके लिए जो बच्चा मेहनत करता है तो ज़ाहिर बात है कि उसके लिए आगे काफ़ी निकलने का मौका होते हैं। जनाब, कबड्डी के हवाले से हमारी जो नाज़िन हमें देख रही है, कोई सवाल करना चाहती है, कोई बात करना चाहती है, हमारे मुल्क पाकिस्तान की फेमस पर्सनैलिटीज़ कबड्डी के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया जा रहा है, आप शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जस्ट कॉल घुमाएं और शो में पार्टिसिपेट करें, अपना क्वेश्चन थ्रो करें। मैं कोशिश करूंगा इनसे आपको उनके जवाबात जो है वो लेके दूं। और इसके साथ साथ अगर आप कोई बात भी शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो तैयब साहब, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है हमारे फैसलाबाद की अगर बात? देखिए मैं इधर हूँ, एक हम जिस तरह ना घर में एक बाप होता है, मैं इधर के सेक्रेटरी जनरल हूँ, काफ़ी देर से ये सिलसिला चला रहा हूँ। मेरे सारे साथ इक्वल मैं सबसे प्यार मोहब्बत करता हूँ। लेकिन नौजवान खिलाड़ी जो है ना इस वक्त जिसमें है 5-6 खिलाड़ी फैसलाबाद के हैं जो नौजवान हैं पाकिस्तान टीम में, जिस तरह मलक बिनियामीन है,
कलीमुल्ला जट है, फिर वो नौजवान लड़का है आतिफ मुबीन है, इस हाजी मुगल है एक लड़का, मुदस्सर मच्छो है, गुलाम फरीद टोका है, और एक नौजवान खिलाड़ी जो गरीब था, झोंपड़ियों में रहते थे, स्टिल अभी तक भी, शौकत सप्पा वाला उसको कहते हैं, शौकत सप्पा वाला। और इस वक्त पूरी दुनिया का हर क्लब उसको अपनी तरफ से खिलाना चाहता है, बल्कि कनाडा से उसको ऑफर आई है कि 3 साल हमारे क्लब की तरफ से खेलो, हम 60 लाख रुपए पाकिस्तानी आपको देंगे। ओए हो, क्या बात है जनाब, इस काम में अब फ्यूचर भी। लेकिन वो देखो एक गरीब घर का बता, स्टिल अभी तक खानवान अड्डे पे बस ये आवास है, उसमें उनकी अभी तक भी झोंपड़ियां हैं। अब वो मकान शकान को बना रहे हैं, लेकिन अब इन्वेस्टर्स ने जो प्रमोटर से उनके तरफ काफ़ी ध्यान किया है, उसकी फाइनेंशियली सपोर्ट की है, उसको मेरा ख्याल 7-8 तो मोटरसाइकिल ही मिल चुके हैं, और उसके अलावा भी उसकी फाइनेंशियली सपोर्ट काफ़ी हुई है। रिसेंटली हमें अब जो कनाडा का कॉन्टैक्ट मिला हुआ है, पाकिस्तान के खिलाड़ी 7-8 खिलाड़ी, उनको मैं कनाडा भी लेके जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। हाजी खुर्शीद आलम संधू साहब हमारे इंटरनेशनल कबड्डी प्रमोटर हैं, पहले भी 2-3 दफ़ा उन्होंने हमें कनाडा बुलाया है, इस दफ़ा भी खिलाड़ियों का फाइनल प्रोसेस हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला जून में हम खिलाड़ियों को कनाडा भी लेके जाएंगे। इस तरह कुछ खिलाड़ी हमारे यूरोप भी जा रहे हैं। इसके बारे से कहाँ पे जा रहे हैं, क्या क्या खेल पेश किए जाएंगे, इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ तैयब साहब मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। तैयब साहब, कोई पंजाबी तड़कती फड़कती शायरी सुनाए हमें। हम आपकी आवाज़ जो है ना, वो शायरी के अंदाज में जो आप बोलते हैं वो सुनने का बड़ा मन करता है, तो मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। हाँ नहीं, ये तो ज़रूरी है। कबड्डी के हवाले से तो मुख्तलिफ जो वाक़े होते हैं ना, वो लाइव उसके हिसाब से करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको पंजाबी चले मैं आपको सिचुएशन दे देता हूं जनाब। इधर से रेड पड़ी है, पाकिस्तान का खिलाड़ी जा रहा है इंडिया के जाफियों के खिलाफ, हाँ जी। तो आप समझे कोई भी खिलाड़ी जो आपका पसंदीदा है उसे चूज करें और उस पर कमेंट्री शुरू कर दें। ਲਓ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਮਲਕ ਬਿਨੀਆਮੀਨ, ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ 13 ਰੇਡਾਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਨਾਕਾਬਲੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਥਾਪੀਆਂ ਪੋਲਾ ਤੁਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 4 ਜਾਫੀ ਖੜੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 1 2 3 ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 4 ਆ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ। ਔਰ ਮਲਕ ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਟੱਚ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਔਰ ਅਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਲਲਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਾ। ਅਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਟੱਕਰ, ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਵੇ ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਮਿੱਤਰਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਏ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਿੱਤਰਾ। ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਕਾਮਯਾਬ हो गए। क्या बात है जनाब, क्या बात है, क्या बात है। तैयब साहब, एज यूजुअल अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़े टैलेंट से नवाजा है, और यकीन जानिए सोच को लफ्ज़ों में मुंतकिल करके अगले के दिल तक पहुंचाना ये बहुत बड़ी बात होती है, और आप इस हुनर में महारत रखते हैं। और जब भी बात आती है पंजाबियों की तो आप तो जनाब शान है। ये जो पग आपने सर पे रखी है ना, ये सिर्फ आप ही की नहीं, ये इन तमाम पंजाबियों की है जो कि आपके पीछे होते हैं और आपकी इस गुफ्तगू को सुन रहे होते हैं। बिल्कुल, इसीलिए पग दे नाल दा शेर थी कि सानू पग्गां फबदियां ने, हाँ, साडी टौर नवाबी, हाँ, साडी कौम शेरां वर्गी, सानू कहंदे लोग पंजाबी। क्या बात है। तो ये पग के उस्ताद दामन का भी सुना रहे थे। उस्ताद दामन का शेर था कि मैं पंजाबी पंजाब दा रहन वाला, हाँ, सदा खैर पंजाब दी मंगदा हां, पढ़ां फारसी ते अंग्रेजी च करां गल्लां, ऐसे अदब नू छिक्के ते टंगदा हां, मोती किसे पंजाबन दी नक दा मैं, टोटा किसे पंजाबन दी वंग दा हां। तो जो आतिफ साहब ने पग के मुतल्लिक लिखा था कि पग्गां शिमले वालियां, हाँ, ये परे आओ प्रधान, ये पुत्र धरती मां दे, जिन्हां कदी ना तोड़े मान, यारां तो सिर नूं वारना ते वीरां तो वार दी जान। तो ये पगड़ी के मुतल्लिक तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिस तरह मैं इत्थे पाकिस्तान दे विच शायरां दा तो नाम दस्सिया पड़ा, इसी तरह इंडिया दे विच भी जाके इंडिया दे शायर आ, उन्होंने भी इहदे वास्ते बहुत कुछ लिखा। दाया सिंह गायक उन्होंने लिखिया सीगा कि इहदे विच के इंसान दी उन्होंने तर्जमानी की है साडे मसलक दी, साडे दीन दी, साडे मजहब दी, कि खा लै पी लै पुन्न ते दान कर लै, नेक काम कर ला ते तकसीम कर ला, खा ला पी लै पुन्न ते दान कर ला, ए माया विच जमीन दे अड़ी रहनी, 2-4 दिन सड़क दी सैर कर ला, ए बग्गी अंत तबेलियां च खड़ी रहनी, पूरा तोली हट्टी दिया बाणियां होए,
ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਪਾਈਆ ਤਕੜੀ ਨਾ ਧੜੀ ਰਹਿਣੀ ਜਦ ਪੁੱਜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਜਿੰਦ ਵਾਂਗ ਬਟੇਰ ਦੇ ਡਰੀ ਰਹਿਣੀ ਲੱਖ दारू ਬੂਟੀਆਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈ ਨਬਜ਼ ਹੱਥ ਤਬੀਬਾਂ ਦੇ ਫੜੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਰ ਉਮਰ ਦੀ ਡੋਰ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ गुड्डी सदा नहीं वाल आसमान दे चढ़ी रहनी। हाय 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 क्या बात है, क्या बात है तैयब साहब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। मेरा मतलब दिल खुश हो गया। मतलब ऐसे गेस्ट आते हैं ना, यकीन जानिए, तो उनसे गुफ्तगू करके, उनसे बातें करके जहां पे मेरा दिल इतना खुश हो रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं हमारी ऑडियंस भी इस पे खुश हो रही होगी। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे कॉल कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया जा रहा है। तो हम आपसे की बात जो है वो तैयब साहब से भी करवाएंगे, फजले हक साहब से भी करवाएंगे। फजले हक साहब, आप अंपायरी करते हैं, लेकिन अंपायरी के साथ साथ कमेंट्री का या शायरी का भी शौक है? नहीं, शायरी का सुनने की हद तक तो शौक है, ख़ास तौर पे ये जो अपने पंजाबी कल्चर से रिलेटेड, जिस तरह ये गिलानी साहब कहते हैं, क्योंकि उसमें पैगाम होता है। हाँ। हमारे कल्चर की झलक नज़र आती है, तो वो सुनने की हद तक है, लेकिन हमारा असल शोबा जो है ना वो अंपायरिंग ही है। तो दूसरा ये हमारी सकाफत है, ये हमें अच्छा लगता है, तो इसलिए हम इस खेल के साथ अटैच भी हैं और अंपायरिंग का शोबे में अपना फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा तैयब साहब। बाबा बुल्ले शाह, आए क्या बात थी बाबा बुल्ले शाह साहब दी जी, कि बुल्ले शाह का पहला ये थी कि सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, की लेना सिर टोपी धर के, तस्बीह फेरी पर दिल ना फिरिया, ते की लेना तस्बीह हथ फड़ के, चिल्ले कीते पर रब न मिलिया, ते की लेना चिल्लियां विच वड़ के, बुल्ले शाह जाग बिना दुध जमदा नहीं, भावें लाल होवे कड़ कड़ के। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात। अच्छा, उनका शेर था दूसरा कि पढ़ी नमाज ते न्याज ना सिखिया, तेरियां किस कम पढ़ियां नमाजा, इलम पढ़िया पर अमल ना कीता, तेरियां किस कम कीतियां वाजा, ना घर डिठा ना घर वाला डिठा, तेरियां किस कम दित्तियां न्याजा, बुल्ले शाह पता तद लग सी जदों चिड़ी आई हथ बाजा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अबीर अबूजरी साहब भी हैं? हाँ जी, उनका भी कलाम पढ़ते हैं? हाँ, उनका कलाम दरअसल थोड़ा सा मजाहिया सा कलाम होता था। हाँ। तो इसलिए वो अच्छा, वैसे कबड्डी में जब मजाहिया हरकत कोई होती है, वहां पे चीजों को क्या कैसे फिट करते हैं? वो जो मजाहिया हरकत होती है ना, फिर उसमें थोड़ा सा करते हैं कि ग्राउंड में कोई खिलाड़ी या रेड पाने गया, तो जाफी ने धक्का लाया, थोड़ा सा तिलक के या तिलक गया, डिग पे उन्होंने कहना पानी डोल गई झांझरा वाली ते कैंठे वाला तिलक गया। उसको हम फिर वाह वाह वाह, क्या बात है तैयब साहब आपकी, वाह वाह, क्या अच्छा, ये है खूबसूरती हमारे कल्चर। हाँ जी, हाँ, ये एक एक लम्हा देखना होता है ना, जो लम्हा जिस तरह हो तो फिर उसी के साथ होता है। कोई कट लगाता है, एक दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उन्होंने कहना भाई अपना दिन छुट्टी दे रह गए थोड़े वे मित्रा घुट घुट पा जफियां। अच्छा, घंटे वाला डिग पे वो जो आपने स्पेशली कहा ना जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ठेठ पंजाबी को नहीं समझते। हाँ, तो मैं चाहता हूँ इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें। पानी डोल गई झांझरा वाली, वो झांझरा जो होता पाँव में पैर पंजाबी दे विच पानी डोल गई झांझरा वाली एक लड़की दे नाल उन्हें तशबीह दिती है भी जदों ना पानी उस बने घड़े सिर दे उत्ते चुकदे, घड़ियां च ना लैके ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਟਿਆਰਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਘੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਝਾਂਜਰ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਛਣ 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 ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਛਲਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਠਮਕ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, लेकिन पीछे नीचे पैर तिलक गया। ये उस चीज को दर्शाया है इन्होंने अपने। पानी डोल गई झांझरा वाली तो कैंठे वाला तिलक गया, कैंठे वाला तिलक गया, घंटे वाला तिलक गया। घंटा होता है जनाब वो जो गले में डाला होता है। इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोबारा ब्रेक से वापस आने के बाद भी हम उनकी तरफ चलेंगे, क्योंकि उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। मैं तो आज बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ आज के शो से जनाब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी हो रहे होंगे। तो तैयब साहब की तरफ चलते हैं और उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। तैयब साहब, कोई और कलाम जो आप ब्रेक में भी मुझे सुना रहे थे वो भी आप सुनाइएगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं और सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ नान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का करम। कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से?
इरफान बात कर रहा हूँ गुलामाबाद से। जी इरफान साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हनान भाई, मेरा ना तैयब साहब से सवाल है कि कबड्डी का मैच हो या हो क्रिकेट का मैच, हाँ। फाइनल हो या सेमीफाइनल, वो लाहौर में ही क्यों होता है, फैसलाबाद में क्यों नहीं होता? क्या पंजाब हुकूमत आपको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करती या क्या इशू है? क्योंकि फैसलाबाद से बहुत सारे कबड्डी के खिलाड़ी हैं, फैसलाबाद का भी हक है, फैसलाबाद के लोगों का हक है कि वो लाइव मैच देख सकें, फाइनल मैच देख सकें, सेमीफाइनल देख सकें। इरफान साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया और मेरा ख्याल ये सबसे अहम सवाल है जो कि इस वक्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल तैयब साहब, फैसलाबाद के अंदर ये फाइनल्स और सेमीफाइनल्स क्यों नहीं होते? क्या यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं दी जाती या मामला कुछ और है? जिस तरह आपने कहा ना कि मामला कुछ और हैं, इस तरह के बदकिस्मती से ये है कि पाकिस्तान की 14 रुकनी टीम में से 12 के से 14 खिलाड़ी फैसलाबाद से हैं। फैसलाबाद हाँ जी, फैसलाबाद के खिलाड़ियों के बगैर कभी कबड्डी टीम, कौमी कबड्डी टीम नहीं हुई। लेकिन इसकी भाग दौड़ उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, कैप्चर की हुई है, जैसा नहीं कहते हैं कब्जा ग्रुप है। उन्होंने इस तरह किया कि फैसलाबाद का कोई भी ऑफिस बेरर जो है ना तो कभी पंजाब का सेक्रेटरी है, ना कोई फेडरेशन का सेक्रेटरी है, और ना इसे कोई किसी अहम ओहदे पे है, क्योंकि लाहौर वालों की और दूसरे जो है जिन लोगों के पास ये सारी भागदौड़, उन्होंने इसको एक यरगमाल बनाया हुआ है। तो वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि फैसलाबाद के बाकी खिलाड़ी सारे हों। अगर फैसलाबाद में ये इवेंट भी करवाने शुरू कर दिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजर भी इधर हैं और सारा सिलसिला भी इधर है, कबड्डी भी इधर होगी, तो ये तो हमें हमारे हाथ से ना कहीं निकल जाए। जो पहले इधर हमने करवाए थे जब कमिश्नर ताहिर हुसैन साहब के दौर में कमिश्नर कप कराया, 2 टीमें इंडिया से मुकाई, उसके बाद लायलपुर कप करवाया। उसके बाद हमने तो कोशिश यही की है कि फैसलाबाद सिटी से हटा के अपना सेंट्रल जेल फैसलाबाद में 2 दफ़ा सईदुल्लाह गोंदल साहब DIG फैसलाबाद हैं, इधर 2 दफ़ा हमने कबड्डी में फैसलाबाद डिवीज़न की टीम और कैदियों की टीमों के दरमियान मैच करवाए हैं। हम तो कोशिश करते हैं इसको हर जगह से जहाँ भी हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि जिन लोगों के पास इसी की भाग दौड़ है वो चाहते हैं कि फैसलाबाद का ना तो फेडरेशन में पंजाब में कोई ऑफिशियल हो और ना फैसलाबाद में कोई बड़ा इवेंट हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो तैयब साहब, फिर से मैं वही कहूँगा कि चंद अल्फाज आप हमें किसी शायरी के जो आप ब्रेक में सुना रहे थे उससे सुनाए, ताकि हमारे साथ साथ सुनने वाले वो भी महसूस हो सके। हाँ नहीं, ये तो पंजाबी में जो है कबड्डी की कमेंट्री में ये शेर तो चलते रहते हैं, और ख़ासकर जो बाबे बुल्ले शाह का है, बाबे वारिस शाह का है, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का है, इन लोगों को कलाम्स को लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बुल्ले शाह का शेर थी कि चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझे दीवे बलदे वेखे, वाह वाह, हीरे दा कोई मुੱਲ ना तारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्हां दा दुनिया ते भी कोई नहीं, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਗਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਦੀ ਬੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ मलदे वेखे। हाय ओए, हाय ओए, क्या बात है। ये होता है। फिर इस तरह के साथ साथ ये मैदान में जिस तरह का हालात हो, वाक़यात हो, उसके मुताबिक ये ना वो बातें करनी पड़ती हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, क्या बात सी मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने, एक नहीं बल्कि उनका तो कलाम इस तरह था कि जिस तरह ना खुद ही वो उतरी आ रहा है, तो उससे उनके चंगी मंदी सहवारी सजना कोलों हो जाती, यार यारां दा गिला नहीं करते, असल प्रीत जिन्हां दी। क्या बात है, क्या बात। तो अच्छा, 41 के लिए भी आपने कुछ लिखा? 41 के लिए तो मैंने बहुत कुछ लिखा था कि जल्दी जल्दी सुना दे ताकि हम साडे शहर दा मान वधावे चैनल सिटी 41, खेडा खिद्दो खुंडी खेडा हर शह विखावे चैनल सिटी 41, बजुर्गों के उरस ते रोड ब्लाका हर चीज विखावे चैनल सिटी 41, गिलानी दी एह दुआ रब्बा एदी उड़ान उच्ची रखी चैनल सिटी 41, मानी पंचतन पाक सतावे चैनल सिटी 41, गिलानी तेरे सदके जावे चैनल सिटी 41। वाह 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 जनाब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज के शो के अंदर आप आए और हमारे शो को इज्जत बख्शी, 4 चांद लगाए आपने। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हनान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।